नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विजय पथ पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे मई की इंपॉर्टेंट सुर्खियों के बारे में, यानी कि जो मई महीने के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग मई की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जिसमें हमारे 50 से 60 क्वेश्चन हैं उसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम 1 जून से स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास। तो अभी हमारी जो पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने लगभग 10 क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास भी हमारी यही जिसमें हम लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन के अंदर हम बहुत ही डिटेल में बात करते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी पीछे की जो हमारी मतलब उसके करंट से रिलेटेड, उसकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम एक ही क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी और अगर क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और इसके अलावा जैसे कि हमने पहले यानी कि कल हमने भारत रत्न के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि इसके आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम चर्चा करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। लेकिन आज आपको ये क्लास ये मिल रही है, इसके बाद दूसरी क्लास मिलेगी जिसमें हम मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करेंगे। और मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ के बाद डेली आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी जिसमें वन मंथ के यानी कि जैसे मई के हो जाएंगे तो अप्रैल के, फिर जनवरी, फरवरी, उसके बाद आगे जून, जुलाई, अगस्त लेकर के दिसंबर तक के 12 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो के मतलब इस क्लास में आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके अंदर करेंगे। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और आज की जो भी क्लास है इसके अंदर भी हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैं एक चीज़ बस आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ जितनी भी मेहनत की जाती है आप शिद्दत के साथ उतनी ही मेहनत के साथ आप उस चीज़ को पढ़ते रहिएगा। आप पेपर और कॉपी को उठाइएगा, आराम से उस पर लिखना शुरू कर दीजिएगा। और देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमको समझ नहीं आती, समझ ज़रूर आएगी, हमें क्या करना है बार बार उस चीज़ को लिखना है, बार बार उस चीज़ के साथ काम उस चीज़ पर करना है, तो आज नहीं तो कल हमको ज़रूर समझ आएगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ क्लास को शुरू करने से पहले। जैसे आपने देखा होगा कि एक शेर और हिरण के बीच में क्या होता है कि जब शेर भागता है हिरण के पीछे तो अमूमन हिरण जो होता है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है और शेर जो है वो लगभग आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। लेकिन उसके बावजूद भी हिरण जो है वो क्या होता है शेर के द्वारा मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या होता है अपनी काबिलियत पर शक हो जाता है कि यार मैं ये जो हमारा शेर है ना हम इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी काबिलियत पर शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी मंजिल आपके हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। बस और बस आपको क्या होना चाहिए, अपने पर विश्वास और अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। एक दिन आप जरूर मंजिल पा सकते हैं। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो पूरी मेहनत और जी जान के साथ लग जाइएगा और पूरे जुनून के साथ। और आपको यहाँ से डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चलिए साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हर साल इंटरनेशनल नर्स डे किस दिन मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नर्स डे की, इंटरनेशनल नर्स डे, तो आपने एक नाम सुना होगा, क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक आपने नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म की याद में, यानी कि जिनका जन्म जब हुआ था उसी की याद में हम क्या मनाते हैं, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि 12 मई 1820 को, 12 मई 1820 को इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूके के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ था। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें विश्व की पहली नर्स के रूप में भी जाना जाता है। विश्व की पहली नर्स के रूप में जाना जाता है। और आप याद रखना कि इन्हें हम एक नाम और देते हैं, इनका एक और उपाधि दी गई है, इन्हें क्या कहते हैं, लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम क्या कहते हैं, विश्व की पहली नर्स कहते हैं और इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्रीमियन युद्ध के दौरान इन्होंने जो वहाँ पर घायल सैनिक थे उनकी लैंप से, यानी कि नाइट में लैंप लेकर के लाइटिंग जो होती है उससे जा करके उन घायलों की मदद देख करके उससे मदद की थी। तो इसीलिए इन्हें एक नाम दिया गया था, क्या दिया गया था, लेडी विद द लैंप। और विश्व की पहली नर्स हैं। इन्हीं के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं, 12 मई को क्या मनाते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में इसकी शुरुआत होती है 1964
1974 में इसकी शुरुआत होती है। याद रखना कि 1965 में इसकी शुरुआत होती है और भारत में इसकी शुरुआत 1974 में होती है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 2021 में इसकी थीम क्या है। 2021 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी, तो जरा इसकी थीम देखिएगा। ये बायस टू लीड ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये इसकी क्या थी, हेल्थ केयर। ये इसकी है आपकी थीम 2021 की। 2021 की थीम क्या है, ए बायस टू लीड ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये 2021 की आपकी थीम है। तो याद रखना है कि हम जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये कब मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं। और किसके जन्मदिन की याद में मनाते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में के गौरी अम्मा का निधन हो गया है, ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो हाल ही फिलहाल में के गौरी अम्मा का निधन हुआ है और आपसे पूछा गया ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए साथियों, आपको पता होगा कि सबसे पहली बार जब 1957 में केरल के अंदर, सबसे पहली बार 1957 में केरल में ही भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जब आई थी, गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, तो उस समय जो हमारी के गौरी अम्मा थी, के गौरी अम्मा, इनको केरल की क्या बनाया गया था, पहली राजस्व मंत्री बनाया गया था। केरल की पहली राजस्व मंत्री थी ये, राजस्व मंत्री थी कहाँ की, केरल की। पहली राजस्व मंत्री थी केरल की। यानी कि जब सबसे पहली बार 1997 में केरल में गैर कांग्रेसी सरकार आती है तो वहाँ पर केरल गौरी अम्मा जो हैं वो एज ए राजस्व मंत्री के तौर पर अपॉइंट होती है, यानी कि के गौरी अम्मा। तो कहने का अर्थ है कि जिनका अभी निधन हुआ है हाल फिलहाल में, 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, 102 वर्ष की उम्र में। तो ये कहाँ से संबंधित हैं, ये संबंधित हैं आपकी केरल से। यानी कि कहाँ से, केरल से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि के गौरी अम्मा जो है वो कहाँ से संबंधित हैं, केरल से संबंधित हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक और महिला का निधन हुआ है जिनका नाम क्या था, भानु अथैया। आपको नाम पता होगा, इनका नाम क्या था, भानु, क्या नेम है, भानु अथैया। ये भानु अथैया, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये कौन थी, तो पहली ऑस्कर विजेता थी, पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था, ऑस्कर। यानी कि पहली भारतीय महिला थी जो ऑस्कर विजेता, पहली भारतीय महिला थी ऑस्कर विजेता जिन्होंने क्या ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ये कौन थी, भानु अथैया। इनका भी क्या हुआ, हाल फिलहाल में निधन हो गया है। और इसके साथ आपको एक और नाम याद रखना है जिनका नाम क्या है, टेमी थॉमस। टेमी थॉमस को आप जानते होंगे, इन्हें भारत में किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा आपको पता है कि मिसाइल मैन के नाम से भारत में किसे जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। तो याद रखना है कि के गौरी अम्मा का निधन हुआ है, कहाँ से संबंधित है, केरल से। और भानु अथैया का भी निधन हो गया है। और ये कौन थी, ये हमारी क्या थी, पहली ऑस्कर विजेता थी भारत की महिला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न क्या है कि 12 मई 2021 को आयोजित ब्रिक्स की पहली रोजगार कार्य समूह बैठक का आयोजन किस देश ने किया है, किस देश में किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो अगर आप ब्रिक्स की बात करेंगे तो देखिए इस ब्रिक्स में बी का मतलब क्या है, ब्राज़ील। ये आपका 5 देशों का समूह है। आर का मतलब क्या है, रूस। आई का मतलब क्या है, इंडिया। और सी का मतलब है चाइना। और एस का मतलब क्या है, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। इसका मतलब क्या है, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर ये 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अच्छा, अगर हम बात करें इस ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इस ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। और जब इसकी स्थापना होती है तो इस समय ये ब्रिक्स ना होकर के क्या था, केवल ब्रिक था। यानी कि केवल इसमें 4 देश थे। इस 5वें देश को यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वो इसके अंदर सबसे बाद में इसने सदस्यता ली थी। कब, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो जुड़ गया था। तो याद रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये 4 देशों का समूह था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ब्रिक्स के अंदर शामिल होने वाला अंतिम सदस्य कौन था, तो साउथ अफ्रीका था। और इसने कब सदस्यता ली थी, तब इसने सदस्यता ली थी आपकी 2010 में। अच्छा, ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, संघाई चीन के अंदर है। कहाँ पर है, संघाई चीन में है।
और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये रूस में हुआ था। और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय थे मनमोहन सिंह, कौन थे? मनमोहन सिंह, इन्होंने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। तो उस समय जो हमारे पीएम मनमोहन सिंह थे, इन्होंने हिस्सा लिया था और संघाई में इसका क्या है। और अगर भारत में बात करें तो भारत में इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? जब ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन था, तब ये भारत में कौन सा सम्मेलन था? उस समय पहला सम्मेलन था। और 2021 में अगर बात करें कि जो सम्मेलन आयोजित होने वाला है वो कहाँ पर होगा? वो अपना इंडिया होस्ट करेगा, यानी कि भारत। 2021 का सम्मेलन भी भारत में होगा। इसीलिए जो हमारी ब्रिक्स की पहली रोजगार कार्य समूह बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? भारत में। और कहाँ पर? दिल्ली में स्वराज भवन के अंदर आयोजित की गई है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि 2021 में जो हमारी ब्रिक्स की बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होगी? इंडिया के अंदर ही होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न देखिए क्या है? तासी यांगजोम वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो अभी 2021 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तासी यांगजोम जो है वो 2021 में पहली भारतीय महिला बनी है। किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हम एवरेस्ट की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर थी, लेकिन ये कब तक थी? 7 दिसंबर 2020 तक। और 7 दिसंबर 2020 के बाद इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी हो गई? 8,848.8.6 मीटर। इसको किसने नापा? चाइना के द्वारा नापा गया। और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। यानी कि अब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848.86 मीटर जो है वो इसकी क्या है? ऊंचाई है। आगे हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट अभी हाल फिलहाल में जो तासी यांगजोम है जो कि पहली 2021 में महिला बनी है, तो ये जो है कहाँ की निवासी हैं? तो ये आपकी निवासी हैं अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की निवासी हैं? अरुणाचल प्रदेश की निवासी हैं। अच्छा, अगर बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने सबसे पहली बार किसने फतेह किया था, तो पहली बार जो फतेह किया था वो आपका किसने किया था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। एडमंड हिलेरी और कौन थे? तेंजिंग नार्वे। इन लोगों ने फतेह किया था। कब फतेह किया था? इसको याद रखना है आपको, 29 मई 1953 को। कब फतेह किया था? 29 मई 1953 को इन्होंने फतेह किया था, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे ने। अच्छा, अगर भारत की पहली महिला पूछा जाए तो कौन होगा? बिच्छेंद्री पाल। कौन होगा? बिच्छेंद्री पाल जो है वो भारत की पहली महिला है जिन्होंने 1984 में क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अगर पहली दिव्यांग महिला की बात करेगा तब कौन है? अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। ये पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इनको देखने से याद आता है कि यार कोई भी इंसान जो होता है ना वो अपने शरीर से विकलांग कभी नहीं होता, यानी कि मन से विकलांग होता है। अगर किसी भी इंसान का बिलीफ सिस्टम अगर पावरफुल है तो याद रखने की ज़िंदगी में कभी, जब तक आप अपने पर यानी कि अपनी काबिलियत पर शक नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी अपनी मंजिल से हार नहीं सकते। यानी कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% आपको एक दिन मंजिल मिलेगी। जब तक, यानी कहने का अर्थ है इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी कि किस्मत भी एक दिन कहेगी कि यार इस बंदे के पास तो जाना ही जाना है। ये वो अरुणिमा सिन्हा, यानी कि लोग कहते हैं कि यार हमारा मतलब अगर विकलांगता होने पर अपने को कोसते हैं, लेकिन इस बंदे ने क्या किया? देखिए, इस बंदी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि अगर पहली दिव्यांग महिला की बात की जाएगी तो पहली दिव्यांग महिला कौन होंगी? वो अरुणिमा सिन्हा होंगी। और बिच्छेंद्री पाल जो है वो पहली महिला है जिन्होंने 1984 में क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2011 भारत के किस कैबिनेट मंत्री को दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार ये भारत के किस कैबिनेट मंत्री को मिला है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है इनका? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक को जो है वो अभी क्या मिला है? आपका अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। अगर हम रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं वो उत्तराखंड से, इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? उत्तराखंड का हरिद्वार है। यानी कि उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद हैं। अच्छा, ये वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो वर्तमान में ये कौन से मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले ये कौन थे? एचआरडी मिनिस्टर थे, एचआरडी मंत्री थे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय। लेकिन आपको पता होगा कि अभी हमारी एक समिति आई थी कस्तूरी रंगन एक समिति आई थी, कस्तूरी रंगन एक समिति आई थी जिसकी सिफारिश पर जो है वो नई शिक्षा नीति आई थी।
नई शिक्षा नीति आई थी। इस नई शिक्षा नीति के अंदर जो हमारा HRD मंत्रालय था इसको बदल करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। अब ये HRD मंत्रालय ना होकर के क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा। यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले ये कौन थे आपके, इससे पहले आपके ये HRD मिनिस्टर थे। तो याद रखना है कि वर्तमान में जो हमारा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 दिया गया है, ये किसको दिया गया है, उत्तराखंड के जो हमारे संसदीय क्षेत्र जिनका है, यानी कि शिक्षा मंत्री भारत के कैबिनेट कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, ये आपके उत्तराखंड के CM भी रह चुके हैं, कौन, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो आपके उत्तराखंड के CM भी रह चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि उत्तराखंड में एक दिन की जो CM बनी थी, एक दिन की CM, उस लड़की का नाम क्या है, तो उनका नाम है सृष्टि देशमुख। नोट करिएगा, सृष्टि गोस्वामी जो है ये मात्र एक दिन की क्या बनी थी, उत्तराखंड की CM बनी थी सृष्टि गोस्वामी। तो ये भी आप नोट करिएगा कि एक दिन की जो उत्तराखंड की CM बनी थी वो कौन थी, सृष्टि गोस्वामी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न देखिए क्या है, मार्था कुरुम्बू को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आपका क्वेश्चन कहता है कि मार्था कुरुम्बू जो हैं इनको किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केन्या की। तो इन्हें केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगर हम केन्या की बात करें तो केन्या की जो कैपिटल है वो क्या है, नैरोबी है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है, और नैरोबी जैसे ही नाम आता है तुरंत आपको याद आना चाहिए कि नैरोबी में किस यूनाइटेड नेशन कार्यालय का, मतलब किस संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, तो यहाँ पर UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कार्यालय है। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए आपको पता है कि हम 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम क्या, 5 जून को। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो पहली मार्था कुरुम्बू है, इनको केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और ये कहाँ की, नैरोबी की हैं। सॉरी, इनका कैपिटल केन्या की जो वो नैरोबी है, और यहाँ पर UNEP का कार्यालय है, हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और ये अब इसको 5 जून 1972 को इसको स्थापना किया गया था, और इसीलिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला CGI, पहली महिला CGI अगर बात की जाए तो आपको बेटा याद रखना है कि आज तक भारत में कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बनी ही नहीं है। आपने नाम सुना होगा फातिमा बीबी का, तो वो जो फातिमा बीबी हैं वो हमारी किस, मतलब सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि बाकी न्यायाधीश बनी थी। तो अगर कोई भी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है पहली महिला की, तो हमारी कोई भी आज तक नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो इसमें आपको नाम तुरंत याद आना चाहिए, कौन है, फातिमा बीबी है। कौन है, फातिमा बीबी। यानी कि जो फातिमा बीबी हैं ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगर इसी प्रकार से हाई कोर्ट की बात कर लेंगे तो हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की अगर बात करेंगे तो पहली महिला न्यायाधीश कौन है, अन्ना चांडी हैं। कौन है, अन्ना चांडी हैं, जो कि कहाँ से हैं, केरल राज्य से थी। पहली महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करेंगे तो हाई कोर्ट में कौन है, अन्ना चांडी हैं। अगर हम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो कौन है, आपकी लीला सेठ थी। कौन है, लीला सेठ हैं, जो कि आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। पहली न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं, हाई कोर्ट में पहली न्यायाधीश अन्ना चांडी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। और मार्था कुरुम्बू को अभी हाल फिलहाल में कहाँ का बनाया गया है, तो मार्था कुरुम्बू को बनाया गया केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते, इसका नामकरण किस देश ने किया है। तो आपको पता है कि अभी 2021 का पहला जो तूफान आया है उसका नाम क्या है, तौकाते। जो पहला तूफान आया है तौकाते, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो ये आपका उत्पन्न हुआ है अरब सागर से। कहाँ से उत्पन्न हुआ है, अरब सागर से उत्पन्न हुआ है। और याद रखना कि 2001 के बाद ये पहला तूफान है जो कि मई के महीने में ही कहाँ पर पहुँच गया है, गुजरात के तट पर पहुँच चुका था। इसने गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, राजस्थान इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था।
और ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। आपसे पूछा गया है कि इसका नामकरण किसने किया है, तो आपको पता होना चाहिए 13 देशों का एक संगठन होता है जो कि हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले तूफानों का नामकरण करता है। तो उसी में से जो एक म्यांमार है, इस म्यांमार ने क्या किया है, इसका नामकरण किया है तौकाते, यानी कि म्यांमार ने इसको क्या नाम दिया है, तौकाते नाम दिया है। अच्छा, म्यांमार ने इसे किस आधार पर नाम दिया है, तो म्यांमार के अंदर एक बोलने वाली छिपकली है जिसका नाम क्या है, तौकाते। तो उसी छिपकली के नाम के आधार पर इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको तौकाते नाम दे दिया। अच्छा, इसकी अगर स्पीड की बात करें तो काफ़ी तेज़ ये था, इसकी स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अच्छा, इसी प्रकार से एक और आपका तूफान आ रहा है, यास करके एक तूफान आ रहा है, इसका नामकरण जो है वो किसने किया है, यमन ने किया है। और ये तूफान जो है वो आपका कहाँ उत्पन्न हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होगा। ये जो तौकाते था ये आपका अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, म्यांमार ने इसका नामकरण किया है और 175 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड थी। और इसने ये हमारा गुजरात, केरल और इधर महाराष्ट्र, राजस्थान, इन क्षेत्रों को इसने गोवा बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। लेकिन ये जो तूफान हमारा यास आने वाला, इसका नामकरण संस्कार यमन ने किया है और बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ से उत्पन्न होगा और ये उड़ीसा के क्षेत्र में जाकर के उसे प्रभावित करेगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 2022 के जो विंटर ओलंपिक हैं वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, यानी कि वर्ष 2022 के आपके विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो बेटा याद रखना, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका विंटर ओलंपिक और एक होता है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। दोनों में आप डिफरेंस इस चीज़ को याद रखना। अभी हम आपको बताएंगे कि विंटर ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आगे आने वाले कहाँ कहाँ होने वाले और पीछे वाले कहाँ हुए थे। अगर हम बात करते हैं विंटर ओलंपिक की, तो जो हमारा 2022 का जो होने वाला विंटर ओलंपिक है, ये 2022 का विंटर ओलंपिक याद रखना। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कि जो हमारे आधुनिक ओलंपिक हैं, आधुनिक ओलंपिक ये कब शुरुआत हुए थे। आधुनिक जो ओलंपिक हैं हमारे, ये इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है और कहाँ से होती है, एथेंस से होती है। कहाँ से, एथेंस से इनकी शुरुआत होती है। अच्छा, 2022 के जो आपके विंटर ओलंपिक हैं, यानी कि जो शीतकालीन ओलंपिक हैं, विंटर ओलंपिक जिसे कहते हैं, तो विंटर ओलंपिक जो है हमारे शीतकालीन जो ओलंपिक हैं 2022 के, ये आपका चाइना कराएगा। और देखिए इसका विरोध भी चल रहा है काफ़ी तेज़ी से कि जो हमारे ओलंपिक है इनको वहाँ पर निरस्त कर दिया जाए। अमेरिका विरोध कर रहा है, कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर ना जाए। क्यों, क्योंकि अभी चाइना ने, आपको पता है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस है, इस पर कई सारे उसके पेपर्स लीक हुए जिस पर रिसर्च चल रही है कि कहीं ना कहीं ये चाइना की वुहान लैब से ही ये क्रिएट किया हुआ एक वायरस है, यानी कि जिसे जैविक वायरस नाम दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि 2022 का जो हमारा होने वाला कहाँ पर है, ये चाइना के अंदर होगा। लेकिन अगर हम 2018 की बात कर लें तो 2018 का कहाँ पर हुआ था, 2018 का आपका दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दक्षिण कोरिया में हुआ था। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें कि ये 2022 के बाद 2026 में जब होगा तो कहाँ पर होगा, तो 2026 के अंदर ये कहाँ पर होगा, इटली में होगा। ये तो आपके शीतकालीन ओलंपिक हो गए। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, ग्रीष्मकालीन, तो देखिए ग्रीष्मकालीन की अगर हम बात करें तो जो 31वें नंबर का आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था ये 2016 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, आपको पता है, रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुआ था। 31वां ये था 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुआ था। और ब्राज़ील के अंदर जो हमारा ये पुरस्कार मतलब हुआ था ओलंपिक, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 2 पदक जीते थे। इसमें से एक रजत पदक जीता था, एक रजत पदक जीता था और एक कौन सा जीता था, कांस्य पदक जीता था। अगर रजत पदक की बात करें तो रजत पदक किसने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था, ठीक है। और उसके बाद जो कांस्य पदक था वो किसने जीता था, साक्षी मलिक ने जीता था। तो रियो डी जेनेरियो में जो हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे 31वें नंबर के, इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, तो कुल 2 पदक जीते थे। इसके आगे हम बात करते हैं कि 32 नंबर के जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं 2020 के हैं, लेकिन ये 21 में होंगे क्योंकि कोरोना वायरस के चलते स्थगित हो गए थे। तो ये 2021 में होंगे लेकिन 20 के हैं। ये आपके कहाँ पर होंगे, जापान टोक्यो के अंदर होंगे। कहाँ पर होंगे, जापान टोक्यो के अंदर होंगे। इसके आगे हम बात करें कि जो 33 नंबर वाले हैं ये आपके कहाँ होने वाले हैं, 2020 के बाद जो 2024 में होंगे ये आपके कहाँ पर होंगे, पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। कहाँ पर होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। इसके आगे अगर हम बात करते हैं 34 नंबर पर, तो 34 नंबर वाले जो हैं वो कहाँ पर हुए थे, तो 34 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये 2028 में होंगे, जो कि आपके कहाँ पर होंगे, लॉस एंजिल
अमेरिका के अंदर होंगे। कहाँ होंगे? लॉस एंजल अमेरिका में होंगे। तो आपको याद रखना है कि जो 31 नंबर के आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुए थे। 32 नंबर वाले 2021 में जापान के अंदर हुए थे और 33 वाले 2024 में पेरिस में होंगे, ठीक है। और उसके बाद 24 में होंगे, यानी कि 34 नंबर के 28 में जो होंगे 34 नंबर के वो आपके कहाँ पर होंगे? अमेरिका लॉस एंजल के अंदर होंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज INS राजपूत जो है वो हाल फिलहाल में डीकमीशन कर दिया गया है। हमने इसको किस देश से लिया था? तो जो हमारा हाल फिलहाल में हमारा INS जो है विध्वंसक जहाज था नौसेना का, जिसे हमने नाम दिया था INS राजपूत, उसे अब डीकमीशन कर दिया गया है। तो देखिए INS राजपूत की अगर हम बात करें, INS राजपूत, तो INS राजपूत को 1980 में शामिल किया गया था नौसेना के अंदर, और हमने इसे किस देश से लिया था? रूस से लिया था। यानी कि नौसेना के अंदर 1980 में हमने इसे रूस से लिया था। और INS राजपूत की अगर हम बात करें तो INS राजपूत जो है वो आपका 41 वर्षों की सेवा देने के बाद 21 मई 2021 को इसको क्या कर दिया गया? डीकमीशन कर दिया गया है। याद रखना कि INS राजपूत को 1980 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज था और इसे 1980 में रूस से शामिल किया गया था और 41 वर्षों की सेवा देने के बाद 21 मई 2021 को इसको क्या कर दिया गया है? डीकमीशन कर दिया गया है, यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसके आगे अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में एक और INS विराट, अगर हम बात करें तो अभी इसको हाल फिलहाल में ही डीकमीशन किया गया है, लेकिन इसे हम क्या कहते थे? ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, इसके नाम से हम जानते थे। ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे हम जानते थे। और ये जो INS विराट था इसको हमने कहाँ से शामिल किया था? इंग्लैंड से शामिल किया था और इसको भी हाल फिलहाल में क्या कर दिया गया है? डीकमीशन कर दिया गया है। INS विराट जो था, जिसे ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जानते थे, इसको भी हाल फिलहाल में डीकमीशन कर दिया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो वाहनों की ये जो हमारे जहाज़ होते हैं जब डीकमीशन कर दिए जाते हैं, सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं, तो कहाँ पर इनकी स्क्रैपिंग की जाती है, यानी कि कहाँ पर इनको तोड़ा फोड़ा जाता है? तो अगर हम इनकी स्क्रैपिंग की बात करेंगे, स्क्रैपिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्क्रैपिंग जो है कहाँ पर की जाती है? अलंग, गुजरात के अंदर। कहाँ पर? अलंग, गुजरात, यानी कि गुजरात में एक स्थान है अलंग नाम का, वहाँ पर क्या की जाती है? इनकी स्क्रैपिंग की जाती है, यानी कि वहाँ पर इनको तोड़ा फोड़ा जाता है। इसलिए वहाँ पर माना जाता है कि गुजरात का सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है? अलंग गुजरात के अंदर हमारे जो भी कमीशन, यानी कि जो भी जहाज़ हमारे डीमुक्त कर दिए जाते हैं, डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है? तोड़ा फोड़ा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न हम देखेंगे, और ये आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न होगा। ज़रा देखिए क्या है आज का क्वेश्चन है आपका लास्ट, कि किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? यानी कि किस राज्य कैबिनेट ने विधान परिषद की मंजूरी दे दी है? तो आपको अभी पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, जैसे केरल, असम और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो हमारी वर्तमान में CM बनी है ममता बनर्जी जी, उन्होंने कहा है कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो वहाँ पर विधान परिषद लेकर के आएंगे। इसीलिए याद रखना कि पश्चिम बंगाल राज्य की, याद रखना कि पश्चिम बंगाल कि राज्य कैबिनेट जो है उसने क्या कर दिया है? पश्चिम बंगाल राज्य कैबिनेट ने वहाँ पर विधान परिषद को मंजूरी दे दी है। अब ये जाके विधानसभा में जाएगी, विधानसभा से संसद में, और संसद से राष्ट्रपति के बाद, और वहाँ से जाके फाइनली यहाँ पर विधान परिषद जो है वो क्या बन जाएगी? बन सकती है। लेकिन आपको क्या पता कि पश्चिम बंगाल में पहले विधान परिषद थी या नहीं थी? तो आपको पता होना चाहिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पता चलता है कि 1952 में इसका गठन किया गया था। 1952 में इसका गठन किया गया था, लेकिन 1969 में क्या कर दिया गया था? फिर से यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि इससे पहले भी वहाँ पर क्या रह चुकी है? विधान परिषद रह चुकी है। इससे पहले भी वहाँ पर विधान परिषद थी। अगर हम विधान परिषद की बात करेंगे तो देखिए विधान परिषद का जो है वो संविधान के आर्टिकल 169 में चर्चा की गई है, यानी कि 169वें आर्टिकल में यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है, यानी कि विचार किया गया है। और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो आप याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक है, जुकाम टीबी, यानी कि जो हम लोगों को जुकाम और टीबी का रोग होता है, उससे आप याद रखेंगे कि जुकाम टीबी, इतने आप वर्ड याद रखिएगा और यहीं से आपका क्या निकल के आएगा?
कितने राज्यों में आपकी क्या है इस समय विधान परिषद है। तो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो बेटा याद रखना कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले जो थी विधान परिषद आपकी 7 राज्यों में थी, लेकिन जो है वो वर्तमान में कितने राज्यों में रह गई है, 6 राज्यों में। देखिए जैसे क्या होता है जम्मू कश्मीर, जैसे अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर आएगा। अगर हम यू से बात करेंगे तो यूपी हो जाएगा, के से बात करेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा, और ए से बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। एम से हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और टी से हमारा क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, और बी से हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, बी से हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो याद रखना कि अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या है, वो हमारी विधान परिषद जो है वो खत्म हो गई, इसीलिए मात्र 6 राज्यों में बची, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार के अंदर। और यहाँ पर जो 6 राज्य हैं, यानी कि जुकाम टीवी से आप याद रख सकते हैं। इसके साथ आंध्र प्रदेश ने भी कहा था कि आप हमारे यहाँ भी विधान परिषद को ख़त्म कर दीजिएगा, लेकिन अभी ख़त्म नहीं की गई है। तो आपको इतना याद रखना। अच्छा, बात करें कि विधान परिषद में मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 40, और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या यूपी के अंदर है, और कितनी है अभी तक, 100 है। मैक्सिमम सदस्यों की संख्या यूपी में भी कितनी है, विधान परिषद की, 100 है। अच्छा, विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो आज की हमारी ये क्लास थी, जिस क्लास में हमने जाना था कि जो हमारे मई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ थी, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट थे वो भी हमने उन पर चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और आप पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, और सारे पॉइंट्स नोट करेंगे, और मेहनत के साथ इसको कंप्लीट करते रहेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए